स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। एक बार फिर से हम लोग इस सेशन पे आए हुए हैं और केमिस्ट्री की ये हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन पढ़ने वाले, इससे आपके क्वेश्चन जरूर 5 से 6 नंबर का जरूर आता है, तो ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग द्रव्य विलयन पढ़ने वाले हैं, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले द्रव्य विलयन। गौर से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। द्रव्य विलयन, ये सर जी, यह कौन सी बला है द्रव्य विलयन? तो ऐसा विलयन, देखो द्रव्य विलयन, इस विलयन में हम लोग क्या लेंगे? जो विलायक लेंगे, समझना गौर से, जो हम लोग विलायक लेंगे वो आपका होना चाहिए आपका द्रव। जो आप विलायक लेंगे वो द्रव होना चाहिए, और उसके बाद जो विलेय लेंगे वो आपके पास छूट है कि आप कुछ भी ले लीजिए। आप विलेय को गैस ले सकते हैं, आप विलेय को द्रव ले सकते हैं, आप विलेय को ठोस ले सकते हैं। आपके पास पूरी छूट है कि आप विलेय को कुछ भी ले लें, लेकिन आपके पास ये छूट नहीं है कि आपको द्रव कैसा विलायक कैसे लेना चाहिए, सिर्फ द्रव ही लेना चाहिए। इसी में हम लोग केवल द्रव्य विलयन का ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और किसी में ये आपके लेवल में केवल द्रव का ही डिस्कशन है, बाकी ठोस उसका वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो, विलायक को आपको द्रव लेना है, बाकी विलेय को गैस भी ले लो, द्रव भी ले लो, ठोस भी ले लो, बिल्कुल छूट है आपको कुछ भी ले। इससे 3 कंडीशन बनेगी, इससे 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कि मान लो कि आपको जो विलेय लिया है आपने वो आपका गैस है और जो विलायक लिया है वो आपका द्रव है, मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन बनेगी कि गुरुजी आप मान लेते हैं द्रव प्लस द्रव का विलयन है, मतलब आपको जो विलेय है वो द्रव है, और ये तो कॉमन चीज है, द्रव जो विलायक है वो कॉमन चीज तीनों में रहेगा। फिर इसके बाद क्या है आपका तीसरा, मान लेते हैं हम लोग ठोस प्लस द्रव, ये तीनों चीज है। 3 कंडीशन बनेगी भाई, तीनों में देखो द्रव 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 कॉमन चीज है, बदला कौन है? विलेय। एक में गैस लिया, एक में द्रव लिया, एक में ठोस लिया। इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे CO2 प्लस H2O, ये कर लेते हैं। जैसे मान लो कि जल है और जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी? गैस, और H2O कैसा? द्रव। तो ये जैसे इसका एक एग्जांपल होता है, जैसे आप लोग सोडा वाटर वगैरह पीते रहते हैं ना, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर, ये सोडा वाटर में घुला रहता है। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो CO2 गैस ऊपर निकलती है, उसमें कोल्ड ड्रिंक में भी CO2 रहती है। तो एक प्रकार का ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि द्रव्य विलयन है गैस और द्रव का, जिसमें विलायक क्या है? द्रव है, और गैस क्या है? आपका विलेय है। ठीक है, इस प्रकार द्रव प्लस द्रव को ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं जल प्लस एल्कोहल ले लेते हैं, जल प्लस एल्कोहल ले लेते हैं। अब इसमें क्या ले लेते हैं? इसमें हम लोग ले लेते हैं नमक, नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, प्लस जल ले लेते हैं। तो जल देखो तीनों में कॉमन है, जल जल जल। आपका विलेय जो है, विलायक जो है जल है। विलेय एक में गैस लिया, गैस CO2 लिया, एक में क्या लिया? द्रव एल्कोहल ले लिया, और एक में क्या लिया? नमक NaCl, ठोस फॉर्म वाला ले लिया हमने। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखिए, जो गैस और द्रव का मिश्रण है, जो गैस और द्रव का मिश्रण है आपका, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, जब भी कभी भी आपको गैस और द्रव का मिश्रण दिखे तो उस वाले से जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो हेनरी का नियम होता है। अब इसका मिश्रण होगा तो हम लोग हेनरी का नियम, पहले हम आपके दिमाग में थीम बनाते चले जा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपको डायरेक्ट पता चले कि आप सर जी कौन से टॉपिक पे हैं। तो इस वाले में हम आपको हेनरी का नियम डिस्कस करेंगे, और हेनरी का नियम शायद हम डिस्कस कर भी चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, हेनरी नियम हम बता चुके हैं। इसके बाद जल और द्रव एल्कोहल, जब कभी भी आपको ये दिखे तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, द्रव प्लस द्रव जब भी होगा तो हम उसमें किसको डिस्कस करेंगे? राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट के नियम के बाद हम आपको डिस्कस कराएंगे किससे? आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन। इस आदर्श और अनादर्श विलयन के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विचलन।
आप लोगों ने पढ़ा होगा धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, बहुत सारे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी एक आता है, स्थिर क्वाथी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको द्रव प्लस द्रव दिख जाए, यानी कि ठोस मतलब जो विलेय और विलायक दोनों द्रव है, तो इसके अंतर्गत हमको ये सारी चीजें पढ़ना है। और जब हम गैस और द्रव की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हेनरी का। और जब सर जी यह वाला हो तो इसके अंतर्गत किसको पढ़ना है? इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म आपको पढ़ना है। इतनी ही चीजें हैं शायद आपके कहे में। हेनरी नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, विचलन, स्थिर क्वाथी। और इसके बाद शायद इसी में आपको पढ़ना है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक, ये सारी चीजें पढ़ना है। ये सारे द्रवीय विलयन कहलाते हैं। तो आपको जब गैस प्लस द्रव हो तो हेनरी नियम को डिस्कस करना है। फिर इसके बाद द्रव प्लस द्रव हो तो राउल्ट का नियम, आदर्श वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद ठोस और द्रव हो तो आपको अणु संख्य गुणधर्म और वांट हाफ गुणांक पढ़ना है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें कि हम लोग आगे चलेंगे कैसे। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा होगा तुरंत समझ जाओगे कि ये सर जी ये चल रहा है आपका। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले हम लोग पढ़ते हैं पहला राउल्ट का नियम। हेडिंग डालें, राउल्ट का नियम। देखिए बबुआ, होता क्या है, जैसे हम लोग पहले चित्र बनाते हैं फिर समझाते हैं। मान लो एक ये कंटेनर है, ठीक है, इस पर द्रव भरा हुआ है। इसको हम नाम देते थे द्रव फर्स्ट, मतलब दो बनाएंगे द्रव, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है। कोई भी द्रव भरा हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं आप। चित्र नहीं बनता। ये मान लो इस पे आपको भरा हुआ है द्रव। ये द्रव नंबर 2 है, द्रव नंबर 2 है। गौर से समझिएगा, ये द्रव 2 है। अब ये द्रव 1 है, ये द्रव 2 है। अभी तो इसमें कुछ नहीं भरा हुआ, इसमें केवल द्रव है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब P1 नॉट है। नॉट का मतलब शुद्ध। तो हम लोग इसमें मान सकते हैं ये कि सिर्फ द्रव भरा हुआ है, शुद्ध है, और इसमें कोई भी विलय नहीं भरा हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब क्या है? P1 नॉट है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं शुद्ध द्रव 2 का, इधर द्रव 1 का, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, इसको हम मान लेते हैं P2 नॉट, ठीक है, क्योंकि ये द्रव 1 है, ये द्रव 2 है। अब हम लोगों ने क्या किया, इन द्रव को आपस में कर दिया और बड़ा सारा कंटेनर है हम लोगों ने बना लिया ये। अब इन दोनों द्रव 1 और द्रव 2 को मिला दिया। समझते जाना। चले, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, चल। अब ये जब द्रव और द्रव मिलाया तो शुद्ध तो बचा नहीं, क्योंकि दो विलेय आ चुका है, विलायक भी आ चुका है। तो हम कहेंगे द्रव 1, द्रव 1। अब द्रव 1 है और इसमें क्या है, इसमें दो चीजें, एक तो द्रव 1 है और दोनों द्रव 2 है। चलो, अब इनका जो वाष्प दाब था, वाष्प दाब एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो ये वाष्पीकरण हुआ और जब वाष्पित होने के बाद इस पे जो द्रव पर दाब लगा रहा है उसी को कहते हैं वाष्प दाब। अब देखो दोनों विलयन बन चुके हैं, अब वाष्प दाब अलग हो जाएगा, इसका वाष्प दाब कुछ होगा, इसका वाष्प दाब कुछ होगा। अब दोनों लोग मिल चुके हैं। अब देखिए जरा, अब हम लोग मान जाते हैं द्रव 1 में, द्रव 1 द्वारा विलयन पर दाब P1 है। द्रव 1 जो है, अच्छा एक बार बताओ, अगर हम पूछें कि द्रव 1 कितना डाला है, तो अब तुम लोग क्या, द्रव 1 शुद्ध था, शुद्ध वाला ज्यादा होगा, ये भी शुद्ध था, अलग अलग लगा रहे थे, दोनों को मिला दिया, लड़ गए दोनों आपस में कि हमारा ज्यादा है, हमारा ज्यादा है। तो ज्यादा किसका होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी। अब भाई कौन ज्यादा दाब डालेगा, भैया जो ज्यादा होगा उसी की मात्रा वही ज्यादा दाब डालेगा, समझना। द्रव 1 द्वारा विलयन पर दाब P1 है और द्रव 2 द्वारा विलयन पर दाब P2 है।
ये दोनों निकल आए, क्योंकि भैया चेंज हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल जो इतना यहाँ पे दाब लगा रहे होंगे वो यहाँ पे दाब नहीं लगा रहे होंगे, दोनों में चेंज हो गए, तभी हमने P1 लिखा, उधर P2 लिखा। अब हम आप लोगों से पूछें कि ये बताएं कि द्रव 1 का वाष्प दाब कि द्रव 2 का वाष्प दाब किसका अधिक होगा, तो कहोगे सर जी जिसकी मात्रा ज़्यादा वही दाब अधिक, जिसकी मात्रा। अब ये सर जी मात्रा कैसे निकालोगे, तो मात्रा निकालने के लिए एक होता है मोल अंश। क्या होता है? मोल अंश की मात्रा निकालने के लिए मोल अंश होता है, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, शायद पढ़ा हो आप लोगों ने। तो इसकी मात्रा निकाल, मोल अंश, इसकी मात्रा। अब हम मान लेते हैं द्रव 1 की मात्रा x1 मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं माना गा, ऐसे लिख लेते हैं द्रव 1 के मोल अंश x1, द्रव 2 के मोल अंश x2 है। ठीक है, द्रव 1 के मोल अंश x1, द्रव 2 के मोल अंश x2 है। अच्छा एक बात और बताएं कि ये बताएं अगर जिसकी मात्रा ज़्यादा उसके मोल अंश, जिसकी मोल अंश ज़्यादा उसका दाब भी ज़्यादा, तो दाब किस पे डिपेंड करता है? उसके मोल प्रभाज पे, यानी कि उसकी मात्रा पर। अगर द्रव 1 का दाब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब मोल बढ़ेगा आपका। द्रव 1 का दाब कब बढ़ेगा? जब आपके उसकी मात्रा अधिक होगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं P2 बढ़ेगा कब? जब ये हो जाएगा F2, यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसी का दाब ज़्यादा होगा। ये दोनों समीकरण कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है P1 इक्वल टू, अब नियतांक कौन सा आएगा? यही वाला सेम P1 नॉट x, और इधर से भी आएगा P2 बराबर P2 नॉट x। अब तुमसे कह दिया जाए कि भाई दोनों का कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो दोनों का कुल वाष्प दाब जैसे हम लिखे P टोटल, तो लिखेंगे P1 प्लस P2। अच्छा P1 नॉट x प्लस P2 नॉट x। अच्छा सर जी एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, मोल प्रभाज के दोनों मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है, इतना ध्यान रखना आपको। अच्छा अब कह दो सर जी इसमें राउल्ट का नियम कहाँ है, तो राउल्ट का नियम बेटा इतना कराओगे ना तो बहुत है। इसकी भाषा कैसे लिखोगे कि मान लो कि कोई द्रवीय विलयन है आपका, ठीक है, द्रवीय विलयन है, द्रवीय विलयन में वाष्प दाब उसकी मात्रा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ये जो चीज़ हम लोग दिखाएं ये आपको थ्योरी की भाषा में लिख कर आना है। ये चीज़, यही चीज़ आपका क्या है? राउल्ट के नियम, ये चीज़ राउल्ट का नियम है। अब आप लोग फटाक से इसको नोट कर ले। P टोटल बराबर बता दिए, x1 प्लस x2 बराबर बता दिए, इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पर, नोट कर ले इसको। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, मिटा दें। चलो इसके ग्राफ की ओर। इधर साइड हम लोग लेंगे दाब और इधर साइड लेंगे मोल अंश, मोल अंश। अब एक बात समझिएगा, अब मोल अंश हम लोग इधर लेंगे, इधर हम लोग लेंगे मोल अंश x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x2 बराबर x2 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि x1 बराबर 0 यानी कि पहली वाली की मात्रा 0 है, और जब पहली वाली की मात्रा 0 है तो आपके पास केवल शुद्ध क्या बचा? द्रव 2 बचा। और शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब कितना होता था? पीछे पलटाओ, जो स्क्रीनशॉट लिया कितना होगा? P2 नॉट होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार जैसे जैसे इधर साइड आएंगे तो इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इसकी मात्रा घटती जाएगी। मान लो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो गई? x1 के बराबर, और x2 आपका क्या हो गया? 0 हो गया। चलो 0 हो गया। अब यहाँ इसका मतलब ये x2 बराबर 0 यानी कि द्रव 2 का मान 0 है, उसकी मात्रा है ही नहीं। जब उसकी मात्रा नहीं है तो उसका दाब भी नहीं होगा, और जब दाब नहीं होगा तो शुद्ध का दाब बचेगा, द्रव 1 का दाब। तो द्रव 1 का दाब कितना होता है? P1 नॉट। एक बात बताओ, यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं, अभी हमने ये रिलेशन बताया, यहाँ की x1 का मान यहाँ से यहाँ तक आने में बढ़ रहा है। देखो जरा, x1 का मान यहाँ से यहाँ तक आने में बढ़ रहा है, यहाँ 0 था, धीरे धीरे आया 0.1, 0.2, 0.3, कितना आ गया? पूरा आ गया जितना था। तो 0 से बढ़ते बढ़ते इधर आ रहा है। जब x1 का मान बढ़ रहा है तो P1 का मान भी तो बढ़ेगा। ठीक है, x1 का जब इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो ये भी P1 बढ़ेगा आपका। तो ऐसे जाएंगे इधर साइड तो इसका मान कैसे होगा? ऐसे। इसी प्रकार जब x2 का मान घट रहा है आपका तो P2 का मान भी घटेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण है, वो है आपका P1 बराबर
P1 नॉट x और ये आपका है P2 वाला, P2 अनुक्रमानुपाती x2 वाला। ठीक है, अच्छा अब इस पर टोटल प्रेशर कितना लगा है, टोटल प्रेशर इसको मिला देते हैं डॉट डॉट करके, P बराबर P1 प्लस P2 जो उधर दिखाएं। तो ये रहा आपका ग्राफ। अगर पसंद आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा आपका ग्राफ। और यहीं से बेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये ग्राफ किसी को समझ में नहीं आता, एक बार अगर रिवाइंड करके देख ले अगर समझ में ना हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लें। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म, और जो भी होगा वो पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।